नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स के लिए। देखिए, प्रीलिम्स आ रहा है 10 अक्टूबर को और कई स्टूडेंट्स मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि मैं एमसीक्यू सीरीज चलाऊं। तो मैंने एक शुरुआत करी है कि कुछ एमसीक्यूज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग एमसीक्यूज को ही करना चाहते हो अटेम्प्ट, तो कॉम्बैट में ज़रूर हिस्सा लेना। रविवार सुबह 11 बजे कॉम्बैट आ रहा है, तो आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय कुछ ही देर में कॉम्बैट स्टार्ट होने वाला होगा। सो डू टेक पार्ट इन दिस मेगा कॉम्बैट। यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि स्कॉलरशिप पूल बहुत बड़ा है, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जीतने का। यूपीएससी प्रीलिम्स में कॉम्बैट आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ये देश का सबसे बड़ा यूपीएससी पैटर्न का टेस्ट है। यहाँ पर हजारों एस्पिरेंट्स एक साथ हिस्सा लेते हैं और ये 11 बजे लाइव होता है, तो इसमें बाद में हिस्सा नहीं ले सकते। आपको 11 से 12 के बीच में ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कॉम्बैट का लिंक नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। रजिस्टर करो, एनरोल कर लो और 11 बजे इसको स्टार्ट कर देना। एनरोल करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, इतना सा फायदा है। दूसरा अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहता हूं कि मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है उससे संबंधित क्वेश्चंस एमसीक्यूज मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आया कि टेक्स्ट तो पढ़ लिया, थियोरी पढ़ ली, लेकिन अब उसको प्रैक्टिस कैसे करें, एमसीक्यूज कराओ। तो एमसीक्यूज देखिए, मैं लेक्चर के साथ नहीं करा सकता, लेकिन अब मैंने एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। तो कल यानी कि 20 सितंबर को शाम को 7 बजे हिस्ट्री की इंस्पायर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ओके, यहां पर प्रीलिम्स के पहले मैं आपको 10 सेट करवाऊंगा। 10 सेट होंगे, 100 के आसपास क्वेश्चन आपके करवा दिए जाएंगे। 100-120 के बीच में कुछ नंबर होगा। और ये हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री दोनों को मैं कवर करने वाला हूं। एंशंट भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कर लूं, लेकिन एंशंट थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। मॉडर्न और मिडिवल तो हम कर ही लेंगे। ओके, ये दो हिस्ट्री के मैं कर लूंगा। एंशंट थोड़ा मुझे प्रीलिम्स के पहले मुश्किल नजर आ रहा है। आई ट्राई माई बेस्ट कि उसको भी हम कर लें, तो इनको आप मिस मत करना। ये स्पेशल क्लास की सीरीज है, तो इसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बाय द वे, इट्स अ स्पेशल क्लास, तो अनअकैडमी ऐप पर आप इन क्लासेस को, एमसीक्यू सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो ये कल से स्टार्ट होने वाला है, सो डू ज्वाइन इन दीज क्लासेस एज वेल। एक खास बात और है कि मैंने ये सारे क्वेश्चंस हिंदी में भी ट्रांसलेट करवाए हैं, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रहेगा। तो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए, आपको भी काफी हेल्प मिलने वाली है। आइए अब आज के सवाल शुरू करते हैं। ये सवाल जो है ये करंट अफेयर्स से संबंधित एमसीक्यूज हैं और ये सभी करंट अफेयर्स पिछले 3-4 महीने में न्यूज में रहे हैं, तो ये 21 प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले सवाल में बीएच रजिस्ट्रेशन सीरीज से संबंधित स्टेटमेंट आपके सामने है। 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बीएच रजिस्ट्रेशन सीरीज, तो जैसे आप देखते हैं कि राज्यों की रजिस्ट्रेशन सीरीज होती है। महाराष्ट्र में एमएच, राजस्थान में आरजे, गुजरात में जीजे, इस तरह की रजिस्ट्रेशन होती है। दिल्ली में डीएल। तो अब यहां पर एक नई सीरीज आ रही है, भारत सीरीज बीएच। तो आपका पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेकर आ रहा है, एनएचएआई। दूसरा स्टेटमेंट, जिन व्हीकल्स पर, जिन गाड़ियों पर बीएच रजिस्ट्रेशन होगा उन्हें राज्य बदलने के बाद री रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी अगर कोई एक से दूसरे राज्य चला जाता है। तीसरा, ये केवल सरकारी या पीएसयू एम्प्लॉयज के लिए है या फिर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटेड है। तो देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है। एनएचएआई ये काम नहीं कर रही है और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट होगा 2, तो आंसर है ए, 2 ओनली। और यहां पर आंसर आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, ताकि जब आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करें तो आपको आंसर्स भी पता रहेंगे। देखिए, ये बीएच सीरीज जो है ये लेकर कौन आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ऑफकोर्स एनएचएआई ये लेकर नहीं आएगा। एनएचएआई का काम हाईवे बनाना है, ना कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन। तो भारत सीरीज जो है ये आने वाली है। इस सीरीज की सबसे खास बात यही होगी, इसका सबसे बढ़िया फैक्ट यही होने वाला है कि अगर आप राज्य को चेंज करते हैं, स्टेट को चेंज करते हैं, तो आपको ये बीएच रजिस्ट्रेशन वाली नंबर प्लेट बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी, खास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो जब एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो जाते हैं तो उनके सामने ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अब नहीं आएंगी। और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ भी ये वाली रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर उस कंपनी के कम से कम 4 राज्यों में ऑफिसेज हैं तो उसके एम्प्लॉयज़ भी इस बीएच सीरीज को ले सकते हैं। जो भी व्हीकल इस बीएच सीरीज में रजिस्टर होंगे उनके ऊपर 2 साल का रोड टैक्स लगेगा और बाद में 2-2 साल के लिए मल्टीपल्स में ये रोड टैक्स लगता रहेगा। तो अभी नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप गाड़ी लेते हैं तो 15 साल का रोड टैक्स एक साथ पे करना होता है, लेकिन बीएच सीरीज में ऐसा नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि जब भी रीलोकेशन होता है उस समय बहुत सारा पेपर वर्क होता है, पैसे वापस लेने पड़ते हैं। 15 में से मान लीजिए आप 5 साल एक राज्य में रहे, फिर आप कहीं और जा रहे हैं तो वो 10 साल का रिफंड आता है। तो ये सब अब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ऑल दिस पेपर वर्क विल नॉट बी रिक्वायर्ड। तो बस ये 2-2 साल के रोटेशन मल्टीपल्स के अंदर टैक्स आपको भरते रहना होगा। 14 साल खत्म होने के बाद एनुअली मोटर व्हीकल टैक्स लागू होगा और ये हाफ ऑफ द अमाउंट विच वॉज चार्ज अर्लियर, तो आधा हो जाएगा 14 साल के बाद में।
अगला सवाल जलियांवाला बाग मेमोरियल ट्रस्ट पर है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा था जलियांवाला बाग पर तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से कौन जलियांवाला बाग मेमोरियल ट्रस्ट का हिस्सा है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, यूनियन कल्चर मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए इसमें सभी सदस्य हैं सिवाय कांग्रेस के अध्यक्ष के। तो कांग्रेस अध्यक्ष पहले मेंबर हुआ करते थे, लेकिन 2019 में एक कानून पास करके इनको हटा दिया गया था मेमोरियल ट्रस्ट से। तो इसका आंसर क्या होगा? ए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो याद रखिएगा कि 1951 में एक कानून पास हुआ था जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट को लीगलाइज करने के लिए, और ये मेमोरियल स्थापित हुआ था 1961 में। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री, और बाकी जितने भी लोग यहाँ मेंशन है ये सब उसके सदस्य होंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को इस ट्रस्ट से हटा दिया गया था 2019 में, और उनकी जगह किसको ऐड किया गया था कि जो भी ऑपोजिशन में पार्टी होगी, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी ना ऑपोजिशन में, उसके सदस्य को इसमें रखा जाएगा। ये चीज उसमें ऐड कर दी गई थी। तो कांग्रेस ही नहीं, मान लो कि कल को कोई और ऑपोजिशन पार्टी आ जाती है तो उनके लीडर को यहां पर इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अगला सवाल है पाम ऑयल से संबंधित। आपको पता ही होगा कि कुछ हफ्ते पहले भारत सरकार ने पाम ऑयल पर एक नई पॉलिसी जारी करी है। तो पाम ऑयल जिससे बनता है, उस जो पेड़ होता है, वो पौधा होता है ऑयल पाम, उसके कल्टीवेशन से संबंधित वो कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो करा जाता है भारत में, वो आपको बताना है। तो 4 राज्य हैं, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन से राज्य में ऑयल पाम की खेती सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो याद रखना कि आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर भारत का लगभग 90% ऑयल पाम अभी ग्रो होता है। सरकार ये चाहती है कि ये कल्टीवेशन और भी राज्यों में अब फैले, तो इसीलिए इसके लेकर एक नई पॉलिसी लाई गई है। अभी भारत बहुत बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल का। मोस्टली हम साउथ ईस्ट एशिया से इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल को, और ये हमारे एडिबल ऑयल के इंपोर्ट्स का 55% है। तो जो खाद्य तेल आते हैं जिनमें खाना वगैरह बनाया जाता है, तो उसके इंपोर्ट में 55% अकेला ये पाम ऑयल होता है। तो इसीलिए अब इसको भारत में ही ग्रो करा जाए, इंडिजिनस अवेलेबिलिटी बढ़े, इसके लिए एक नई पॉलिसी लाई गई है। तो याद रखना नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना एंड देन कर्नाटका। अगला सवाल है चागोस आर्किपेलागो से। चागोस एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर न्यूज़ में रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं चागोस की डिटेल्ड हिस्ट्री पर एक लेक्चर बनाऊं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, टाइप कर देना, तो मैं बना दूंगा। अभी के लिए बस आप इतना बताओ कि इनमें से कौन से देश जो हैं वो चागोस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं? मॉलदीव्स, यूके, मॉरिशस और यूएसए। अब देखिए चागोस आर्किपेलागो में इन्वॉल्वमेंट तो यूएसए का भी है, लेकिन जो एक्चुअल डिस्प्यूट है, लीगल डिस्प्यूट, वो इस वक्त यूके और मॉरिशस के बीच में चल रहा है। तो इसका आंसर होगा बी 2 एंड 3 ओनली। देखिए यहाँ पर तुक्के कभी मत लगा देना। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो ही इस तरह के सवाल आप सॉल्व कीजिएगा, वरना ये गलत होने की बहुत संभावना रहती है। अब चागोस आर्किपेलागो की डिटेल्ड हिस्ट्री मैं देखो यहाँ नहीं बता सकता एक ही स्लाइड में। अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लो कि मॉरिशस जब आज़ाद हुआ था उसके बाद से वो चागोस पर क्लेम कर रहा है, और यूके कहता है कि नहीं, चागोस आपका नहीं है, चागोस तो हमारा है। और यूके ने इस चागोस आर्किपेलागो के एक बड़े हिस्से को यूएसए को दे रखा है। तो यूएसए वहां पर अपना एक मिलिट्री बेस चलाता है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया, जो इंडियन ओशन के बीचों बीच स्थित है। अब आ जाते हैं ड्रोन रूल्स पर। तो 2021 में ड्रोन रूल्स को नोटिफाई किया गया है अभी कुछ ही हफ्ते पहले। ये भी आपको जानकारी होगी अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। बाय द वे इस पर क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, तो इसको अच्छे से देख कर जाना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है? तो आपको गलत स्टेटमेंट बताने हैं। पहला स्टेटमेंट, ये जो रूल्स हैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जारी किया है। सेकेंड, digital sky platform has been created that will act as a single window platform for the clearances that are required। तो एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, यहां से आपको सारी क्लियरेंसेस मिल जाएंगी, और नियमों में कोई ढील नहीं दी गई है। देयर हैज बीन नो लिबरलाइजेशन इन द रूल्स रिलेटेड टू जोन। तो ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं होता है एयरपोर्ट वगैरह के आसपास, ये पुराने रूल थे। अब इनमें अभी कोई छूट नहीं दी गई है, ऐसा ये तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तो आपको बताना है नॉट करेक्ट क्या है। अब यहां पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जहां पर एब्सोल्यूट टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि देयर हैज बीन नो लिबरलाइजेशन या देयर हैज बीन ओनली लिबरलाइजेशन, तो इस तरह के शब्द जहां हैं वहां उस स्टेटमेंट को 2 बार 3 बार पढ़ लेना। मोस्टली ये शब्द, ये वाली लाइंस थोड़ी सी गलत होती हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो हमेशा गलत होगी, लेकिन एक आपको एजुकेटेड गेस लेने में ये चीज हेल्प करेगी। तो देयर हैज बीन नो लिबरलाइजेशन, ये कह रहा है कि नियमों में कोई ढील नहीं दी गई है, तो ऐसा नहीं है, नियमों में डेफिनेटली कुछ ढील दी गई है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? C3 ओनली, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो ड्रोन रूल्स जो हैं ये तो बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जारी किए गए हैं। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म भी होगा, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। लेकिन जो नो फ्लाई जोन्स होते थे पहले अलग अलग कैटेगरीज के, तो अब उसके अंदर 3 जोन बना दिए गए हैं, येलो, ग्रीन और रेड।
तो आप अपने आप ही समझ सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको दिख जाएगा कि कहाँ पर आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, कहाँ नहीं उड़ा सकते। तो पहले जहाँ एयरपोर्ट्स के काफ़ी दूर तक ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं था, अब क्या कर दिया गया है कि 12 किलोमीटर कर दिया गया है। पहले वो 45 किलोमीटर का जोन होता था एयरपोर्ट के आसपास, अब उसको 12 किलोमीटर कर दिया। तो 12 किलोमीटर से दूर आप जोन उड़ा सकते हैं, वो ग्रीन जोन हो जाएगा। तो यहाँ पर ड्रोन ऑपरेटर्स को कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, उसके नज़दीक परमिशन चाहिएगी। तो थोड़ा सा नियमों को शिथिल किया गया है, थोड़ा सा नियमों को लिबरलाइज किया गया है। फिर क्वेश्चन है मलाबार एक्सरसाइज से संबंधित। ये तो मतलब बिल्कुल सिंपल सवाल है, बेसिक स्टैटिक जीके का पार्ट हो चुका है। मलाबार एक्सरसाइज आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ये एक मल्टीलैटरल वॉर गेम नेवल एक्सरसाइज है जो 92 में स्टार्ट हुई थी। 3 चीज़ों पे ध्यान देना। देखो मल्टीलैटरल है, ये तो आई एम श्योर आपको पता होगा। वॉर गेम है, नेवल है या नहीं, इसमें मिलिट्री शामिल होती है या सिर्फ नेवी, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए और साल भी पता होना चाहिए 92 था या नहीं। दूसरा, ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज के रूप में शुरू हुई थी भारत और यूएस के बीच में। और तीसरा, जापान ऑस्ट्रेलिया जो है ये 2007 से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको करेक्ट कोड बताना है। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर होगा डी, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो साल याद रखना, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है। 92 में मलाबार गेम स्टार्ट हुए थे, वॉर एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, और ये केवल नेवी को इन्वॉल्व करती है। यूएस इंडिया के बीच में शुरू हुई थी, बाद में उसके बाद 95 में हुआ, 96 में भी हुआ, फिर 2002 तक नहीं हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट के कारण, फिर इसे बाद में रिज्यूम किया गया। और जापान और ऑस्ट्रेलिया 2007 में शामिल हुए थे, ये ईयर भी आपको याद रखना है। 2014 से इंडिया, यूएस, जापान तीनों हिस्सा ले रहे हैं हर साल। ऑस्ट्रेलिया कभी लेता है कभी नहीं लेता है। और इस साल की जो मलाबार एक्सरसाइज है वो अभी 3 या 4 हफ्ते पहले हुई थी गुआम में, गुआम के तट के निकट। ठीक है, तो गुआम जो है वो एक यूएस टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में, वहां पर इस साल की 2021 की मलाबार एक्सरसाइज हुई है। लोकेशन याद रख लेना। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर, एनईपी पर, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो आपको बताना है सही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, पढ़ो इसको एक बार। इट प्रपोजेस टू एडजस्ट द लेंथ ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स टू अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सपीरियंस द फुल रेंज ऑफ होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इन एडिशन टू अ फोकस ऑन द चोजन मेजर एंड माइनर्स एज पर द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। तो ये कुल मिला के ये कह रहा है कि कोर्स की लेंथ को एडजस्ट करना है, बस इतना सा कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि एनईपी ने कहा है कि 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स हटा दिया जाए, उसकी जगह कितने साल का होगा ये अभी स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा गया है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाने का प्रपोजल है एनईपी में। ये बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया तो उसका आपको क्रेडिट मिल गया और वो ऑनलाइन वहाँ पर डिजिटली डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है। जनरली इतने ज़्यादा टिपिकल और बड़े स्टेटमेंट जो होते हैं वो सही होते हैं। अगेन मैं आपको एक इनसाइट दे रहा हूँ, नॉट नेसेसरी कि हर बार सही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरह के स्टेटमेंट सही होते हैं। जो छोटे छोटे स्टेटमेंट है ना, वहाँ पर आपसे उम्मीद करी जाती है कि ध्यान दो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि 3 साल का कोर्स हटा दो। इन्होंने रेकमेंड किया है कि 4 साल का हो तो बेहतर है, लेकिन ये नहीं कहा है कि 3 साल का हटा दो। तो हमसे क्या पूछा गया था, करेक्ट बताना है। तो 1 और 3 करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा बी। ओके, और एनईपी ने ये बिल्कुल कहा है कि एडजस्ट करना है कोर्स लेंथ को, लेकिन ये नहीं कहा है कि 3 साल के फॉर्मेट को हटा दो। इन्होंने कहा है कि कोशिश करो 4 साल के कोर्सेज हों, प्रेफर्ड ऑप्शन 4 ईयर कोर्स ही रहेगा। और फाइनली एकेडमिक बैंक क्रेडिट के बारे में जानकारी रखना, ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आई थिंक ये फ्यूचर में बहुत बढ़िया रहेगा। आप 1 साल किसी एक कॉलेज में करके दूसरे में भी शिफ्ट हो सकते हैं, तो आपको वो क्रेडिट्स आपके रोल ओवर हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, काफ़ी अच्छा पैटर्न है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है जितना जल्दी उतना बेहतर रहेगा। तो ये थे कुछ सैम्पल एमसीक्यूज़। अब आपको ये सब कैसे लगे आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अब मैं एमसीक्यू सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक वार्म अप था ये। और याद रख लेना कि आपको उसमें भी पार्ट लेना है कॉम्बैट में, तो ज़रूर हिस्सा लीजिए कॉम्बैट में। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पाथफाइंडर के चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप एक सब्सक्रिप्शन लेकर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं। फ्री क्लासेस भी होती हैं, स्पेशल क्लासेस, और सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस भी हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू आर यूजिंग माई रेफरल कोड। तो याद रखिएगा कि रेफरल कोड इस्तेमाल करना, वरना 10% ऐसे ही एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ जाएंगे। और अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हो तो आपको किताबों का सेट पूरा फ्री मिलेगा, जीएस की किताबों का। ईएमआई ऑप्शन पर भी आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ईएमआई के लिए आपको क्या करना है, लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा गूगल फॉर्म का, उस पर क्लिक करो, अपनी डिटेल्स डालो, हमारे टीम मेंबर्स आपसे कांटेक्ट करके पूरा प्रोसेस आपको समझा देंगे। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस का एक प्लस कोर्स ऑनगोइंग है, तो जो भी प्लस सब्सक्राइबर्स हैं आप इस कोर्स में ज़रूर जुड़िए, और अगर नहीं है तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप भी जुड़ सकते हैं, और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जाती है अनअकैडमी के द्वारा, इनमें आप डेली प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, और फिर जब कॉम्बैट आता है तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।